Hello, 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 hello. Welcome to chapter number 4, that is your security analysis. तो chapter is basically divided into two parts. एक आपका हो गया फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा आपका हो गया टेक्निकल एनालिसिस. उससे पहले अपन देखते हैं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है यूजुअली. तो अपन ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 सिक्योरिटी एनालिसिस, ये यूजुअली आपका जो होता है, दिस इज फॉर ओनली 2.5 मार्क्स. मतलब बेसिकली बहुत ही छोटू सा वेटेज है अपने पूरे पेपर में. एंड ये लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के हिसाब से वेटेज है. ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को. तो सबसे पहले जो पार्ट करता है दैट इज योर फंडामेंटल एनालिसिस. नाउ फंडामेंटल एनालिसिस एट द वर्ड सजेस्ट देयर इज अ फंडामेंटल, देयर इज फंडा बिहाइंड इट, कि बेसिकली कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन प्राइस. तो फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट शेयर प्राइस डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर डिविडेंड्स एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स. की आगे देखो, आप कोई भी चीज अगर खरीद रहे हो, आपको उसकी वैल्यू कैसे फील होगी जब आपको फ्यूचर में उसको बेनिफिट्स फील होगे. फ्यूचर में आपको उससे बेनिफिट्स मिलेंगे, है कि नहीं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि शेयर प्राइस की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इज फ्यूचर डिविडेंड्स. कि एक तो है आपका फ्यूचर डिविडेंड, सेकंड आपको कितने में आप बेच पाओगे. बट इन दिस केस वी ओनली टॉकिंग अबाउट फ्यूचर डिविडेंड्स विच आर एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स. तो अब बेसिकली दो फॉर्मूलाज है. एक है आपका गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड है आपका पीई मल्टीपल मेथड. सर एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलाज कैसे हो सकते हैं. सही बात है, दो फॉर्मूलाज नहीं. मैं आपको सच्ची बताऊं तो ये एक ही फॉर्मूला है. मैं आपको ये प्रूफ भी कर दूंगा. ठीक है, तो देखो गॉर्डन्स डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या बोल रहा है. पी जीरो बेसिकली और प्राइस टुडे इज इक्वल टू डी जीरो, बेसिकली और डिविडेंड ऑफ करंट ईयर अपॉन 1 + जी. ठीक है, अपॉन के ई माइनस जी. तो डी जीरो इंटू 1 + जी अपॉन के ई माइनस जी. मैं आपको देखो सच्ची बताऊं, डी जीरो इंटू 1 + जी इज नथिंग बट योर डी1, बेसिकली. और फ्यूचर डिविडेंड हो गया, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो दिस इज नथिंग बट डी1 अपॉन के ई माइनस जी. चलो अपन सेकंड पार्ट बोलते हैं, पीई मल्टीपल मेथड. पीई मल्टीपल मेथड क्या होता है. पीई मल्टीपल मेथड में ये क्या बोल रहे हैं, इज इक्वल टू बी E1 अपॉन के ई माइनस जी. देखो आपने दोनों में एक चीज देखी होगी, दोनों में ये के ई माइनस जी तो कॉमन है ना सर. सही बात है. दैट मीन्स ये अपना न्यूमरेटर भी सेम ही होगा समहाउ. चलो देखते हैं कैसे. अपना ये जो बी है, बी आप नीचे देखो क्या बोलते हैं, पे आउट परसेंटेज है. पे आउट परसेंटेज मतलब बेसिकली कितना डिविडेंड परसेंटेज दिया. तो इसको मैं पे आउट परसेंटेज के बजाय क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमने डिविडेंड कितना परसेंट दिया, है ना. हमने कितना परसेंट पे किया ऑफ आर अर्निंग्स. और इसको आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ई वन से, ई वन क्या हो गया आपका, अर्निंग हो गया, अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड. तो ई वन जो है इनटू अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको पे आउट से, तो आप मुझे बताओ, इज दिस नॉट इक्वल टू डी1. सोचो क्या बोला. बी इज आपका पेमेंट रेशियो, ई इज आपका अर्निंग पर शेयर. आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इट इज डिविडेंड ना. दैट इज आपका डी1. और डी1 इज नथिंग बट डी0 अपॉन इंटू 1 + जी. तो देखो ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस अलग अलग नाम से जानते हैं. मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है. दैट इज BE1 अपॉन के ई माइनस जी. चलो सर, जी का भी एक तो फॉर्मूला है ना. करेक्ट, जी का भी एक फॉर्मूला है. देखो आपके नोट्स में नहीं है, आप इसको लिख लो. जी इज इक्वल टू BR. ठीक है, जी इज इक्वल टू BR. बी क्या होता है, जी बी इज अगेन आपका सेम जो आपका पे आउट रेशियो हो गया. एंड आर इज योर नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है, तो अगर आपको जी नहीं दिया तो आप बी आर से मल्टीप्लाई कर दो. जी इज इक्वल टू बी आर. चलो, ये आपका हो गया फंडामेंटल एनालिसिस. इस पर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसमें बहुत क्वेश्चंस है. चलो अपन नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते, दैट इज योर टेक्निकल एनालिसिस. तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्राइस ग्राफ्स ऑन द assumption दैट शेयर प्राइस ट्रेंड्स आर रिपीटेटिव. ये क्या बोलता है, आपने देखा होगा वो जो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रहते हैं कि भाई शेयर प्राइस ऐसे 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 जा रहा है, और फिर बोलते देखो इधर हमने शोल्डर देखा है और इधर हमने ये देखा है, तो हमें लगता है कि ये शेयर अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है और ये वाला शेयर अब डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है बेस्ड ऑन पैटर्न्स. तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है दैट इज बेस्ड ऑन पास्ट बिहेवियर ऑफ द स्टॉक. ठीक है, तो हम बेसिकली ग्राफ्स और ये सब समझ के करते कि वेदर वी शुड बाय और वी शुड सेल. वी डोंट हैव अ प्राइस इन माइंड. वी ओनली नो वेदर अभी ये शेयर इसके बाद ऊपर जाएगा, इसके बाद नीचे जाएगा. ये टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं.
तो सबसे पहले जो है दैट इज योर अरिथमेटिक मूविंग एवरेज। अरिथमेटिक मूवमेंट एवरेज इसको क्या बोलते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक है आपका अरिथमेटिक मूवमेंट एवरेज और सेकंड है आपका एक्सपोनेंशियल मूवमेंट एवरेज। ठीक है, तो अरिथमेटिक मूवमेंट एवरेज में आप नाम से समझो, देखो मूवमेंट एवरेज मतलब कुछ दिनों का एवरेज ले रहे होंगे, एंड अरिथमेटिक है क्योंकि ऑल डेज मतलब ऑल प्रीवियस प्राइसेस हैव इक्वल वेटेज, तो इसलिए अरिथमेटिक में जो है इट इज इक्वल वेटेज इज गिवन टू प्राइसेस ऑफ ऑल डेट्स। और आपका जो एक्सपोनेंशियल है इट असाइंस द हाईएस्ट वेट्स टू लेटेस्ट प्राइसेस एंड डिक्रीजिंग वेट्स टू ओल्डर प्राइसेस, बिकॉज ऑफ कोर्स इट मेक सेंस, जो जो शेयर प्राइस के साथ लास्ट 5 डेज में हुआ है इज इन दैट मोर इंपॉर्टेंट देन जो शेयर प्राइस के साथ लास्ट 30 दिन में हुआ है। तो इसलिए आपके जो मोर लेटेस्ट डेज है उसको और ज्यादा वेटेज देते हैं, मतलब मोर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो चलो, ये अपना बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन अरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल, और अब अपन समझेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मान लो आपको जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है ट्रेडिंग डेज, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, और सेकंड, रुको पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, यस ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका ट्रेडिंग डेज है और सेकंड जो है आपका क्लोजिंग प्राइस है, ये दो ही चीजें आपको दी है, बाकी टेबल जो है ये एज पार्ट ऑफ आर आंसर है। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? जो भी एग्जाम्पल के अंदर जो भी कलर में लिखा है ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और जो भी ब्लैक में लिखा है ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर देखो आप 7 ट्रेडिंग डेज मान लो, डेज 1 to 7, और मैंने आपको उसके क्लोजिंग प्राइस दे दिया 25 26, ये देखो ये प्राइस कभी बढ़ रहा है कम हो रहा है कम बढ़ हो रहा है, ठीक है। आप इसका कैलकुलेट करो अरिथमेटिक मूवमेंट एवरेज। तो हम अरिथमेटिक मूवमेंट एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे सम ऑफ 5 मोस्ट रीसेंट प्राइसेस। तो देखो हम इधर कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो इधर नहीं कैलकुलेट कर सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते। द मोमेंट वी हैव डेटा फॉर 5 प्रीवियस डेज, उस दिन से अपन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो आप देखो हमारा डे नंबर 5 पे वी हैव नाउ डेटा फॉर 5 डेज, दैट इज डे नंबर 5 से लेके डे नंबर 1 तक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इन सबको ऐड कर दिया, दैट इज सम ऑफ 5 मोस्ट रीसेंट प्राइसेस, अपने को मिला 127.00। ठीक है, हमने ये डे 6 के लिए भी किया, डे 7 के लिए भी किया, अपने को मिल गई 3 वैल्यूज। चलो ठीक है, अब क्या है, हम करेंगे टू आइटम सेंटर्ड टोटल। सर टू आइटम सेंटर्ड टोटल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आप दो लोग दो इनका लो और एवरेज निकालो। ठीक है, याद रखो ये नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं लेके जाना है, मतलब आप 127 के साइड में नहीं लिखोगे, आप नीचे वाले के उसमें लिखोगे विथ टेकिंग 1 डे का ऊपर। तो अब आप क्या करोगे, आप ले रहे हो 255, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया 128 प्लस 127, इन दोनों का एवरेज नहीं, सॉरी इन दोनों का बस सम लेना है। ठीक है, आपने इन दोनों का सम लिया 255, और अब आप इसको करोगे डिवाइडेड बाय 10, तो आपको मिलेगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो आपको मिलेगा 25.50, दिस वुड बी योर मूविंग एवरेज ऑन द ट्रेडिंग डे 6, 6 डे पे आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, या आपको समझा है हम डिवाइड बाय 10 क्योंकि सर डेज तो 5 है, ए इसमें 5 डेज है और इसमें भी 5 डेज है ना, तो टोटल तो अपने पास 10 डेज का डेटा है, क्योंकि इधर हमने सम किया, इधर हमने एवरेज नहीं किया है, तो इसलिए इधर हम डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मूविंग एवरेज। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें हमने जैसे डिस्कस किया, इट असाइंस द हाईएस्ट वेट्स टू द लेटेस्ट प्राइसेस एंड डिक्रीजिंग वेट्स टू द ओल्डर प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें एक छोटू सा फॉर्मूला आता है, दैट इज योर आपका ईएमए कैलकुलेट करने के लिए, तो एक ईएमए कोएफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो दैट इज योर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप देखो इधर क्वेश्चन में इन्होंने हमको दिया है, बट इसके लिए फॉर्मूला भी है विच आई वांट कि अपन समझे। तो आपका जो ईएमए है फॉर सम डेज इज बेसिकली योर एपीटी प्लस 1 - ए ईएमए टी -1, वेर ए इज इक्वल टू 2 प्लस एन प्लस 1। चलो इसको समझते हैं कैसे, क्या क्या चल रहा है इसमें, कुछ नहीं समझा मुझे, सही बात है। ठीक है, ये फॉर्मूला के बेसिस पे ही ये टेबल की है, तो आपको ये फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं रटना है। तो ये जो 0.062 पहले हम देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट होता है ये वाले पार्ट से, दैट इज ये जो दिया ए इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, आपको जितने नंबर ऑफ डेज का बोला है, ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज करना है। तो 31 के लिए कुछ नहीं करना, आपको करना है 2 डिवाइडेड बाय 32। आप सब लोग करो 2 डिवाइडेड बाय 32, देखो कितना आता है, 2 डिवाइडेड बाय 32 आया 0.62, सॉरी 0.062 आया कि नहीं, है ना, 0.0625 आया होगा, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया है टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। ठीक है, चलो अब ये अपन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, देन अपन सॉल्व करते हैं इसको। तो आपका कैलकुलेट ईएमए ऑफ सेंसेक्स, दैट इज योर
exponential moving average when previous day EMA can be assumed to be 15,000. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज ये इन्होंने हमें दे दिया, मान लो ये नहीं भी दिया होता है तो नाउ वी नो इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपको डे 1 to 7 का इन्होंने डेटा दे दिया और उन्होंने आपको बता दिया कि देखो सेंसेक्स का प्राइस कितना है फ्रॉम डे 1 to डे 7। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, वी विल मेक दिस टेबल और हम स्टार्ट करेंगे विद ईएमए फॉर प्रीवियस डे। ईएमए फॉर प्रीवियस डे देखो इन्होंने हमको ये क्वेश्चन में ही दिया है कि दैट इज 15,000, तो हमने इधर 15,000 लिख दिया है। फिर क्या कर रहे हैं हम, 1 - 2, दैट इज बेसिकली जो ईएमए है आपका, जो ईएमए है दैट माइनस योर प्रीवियस डे का सेंसेक्स वैल्यू। ठीक है, तो आपको मिल गया इधर -478। ये कैसे आया, 15,000 माइनस 14,522, तो आपको आया -478। इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके ईएमए की वैल्यू से, दैट इज 0.062 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको मिला -29.64। अब इसको आप किस में इफेक्ट दोगे, आप दोगे इफेक्ट इसको ईएमए के कैलकुलेशन में। तो ईएमए इज नथिंग बट ईएमए फॉर प्रीवियस डे प्लस ये जो डिफरेंस है इसको 0.062 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, तो हमारा कितना आया, हमारा आया -29.64। तो इसको हम 15,000 में ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 14,970.36। और अपन यही टेबल को आगे फॉलो करेंगे। सर एक और दिन का बताओ ना, ठीक है चलो। डे 2 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईएमएफ ऑफ प्रीवियस डे कितना है हमारा, ईएमएफ ऑफ प्रीवियस डे, हमारा ईएमएफ ऑफ प्रीवियस डे आया 14,970। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे 14,925 में से, अपने को मिलेगा -45.36। इसको मल्टीप्लाई किया 0.062 से, तो अपने को आया -2.81 और इसको हमने ऐड कर दिया अपना जो ईएमए था, तो अपने को आया 14,967। ठीक है, ऐड किया, बेसिकली नेगेटिव साइन है तो इसलिए वो माइनस हुआ है। क्लियर है, और ऐसे करके आप अपनी पूरी टेबल बना दोगे तो यू विल हैव ईएमए फॉर ईच डे, दैट इज डे 1 to डे 7। ठीक है, ठीक है, याद रखना ये जो कॉलम 2 है ये ईएमए फॉर प्रीवियस डे है, और ये जो कॉलम 5 है दिस इज नथिंग बट ईएमए और करेंट डे। क्लियर है, आगे बढ़े, कोई डाउट्स तो नहीं। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला को टेबल फॉर्मेट में किया है। मैं नहीं चाहता फॉर्मूला देख के डर जाओ कि भाई साहब ये क्या ही चल रहा है। ठीक है, चुपचाप टेबल में कि हमने क्या किया, पहले सेंसेक्स की हमने पहले डे लिखा, फिर हमने सेंसेक्स की वैल्यू की, फिर हमने ईएमए फॉर प्रीवियस डे किया, फिर हमने डिफरेंस निकाला, फिर हमने मल्टीप्लाई किया विद द ईएमए वाला नंबर, फिर हमने उसको ऐड कर दिया प्रीवियस डे के ईएमए से टू गेट टू आवर करेंट डे ईएमए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, यही दो पार्ट है और इसमें चैप्टर अपना खत्म हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बट एक बार ध्यान से समझ लो। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, देखो हाइपोथेसिस का एक तो मतलब क्या है, हाइपोथेसिस इज बेसिकली एन अजम्पशन दैट यू बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो अपने को अगर कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स करते हैं, उसमें जेड टेबल और ये सब आती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आते हैं टू टेस्ट वेदर दिस अजम्पशन इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हम जो टेस्ट यूज करें दैट इज योर रन टेस्ट। रन टेस्ट क्या बोलता है, इट इज यूज टू चेक रैंडमनेस इन सीक्वेंस स्टॉक प्राइसेस। रैंडमनेस इन सीक्वेंस स्टॉक प्राइसेस मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप कुछ एवरी डे एवरी मंथ के अगर स्टॉक प्राइसेस लो, उसमें हम चेक करते कि आर दीज एक्चुअली रैंडम और डू दे फॉलो अ पैटर्न। दिस इज योर रन टेस्ट जो करता है। इट इज टू चेक दैट द पास्ट प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर प्राइसेस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हम चेक करना चाहते हैं कि क्या कोई स्टॉक का पास्ट प्राइस अफेक्ट करता है उसके फ्यूचर प्राइस को और नॉट। ठीक है, इसमें अपने को तीन फॉर्मूलाज है बेसिकली जो समझने हैं। एक है आपका एक्सपेक्टेड रन्स, सेकेंड है आपका ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड थर्ड है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये बेसिकली, सर फॉर्मूला वन में तो कर लेंगे बट होता क्या रन टेस्ट। तो रन टेस्ट बेसिकली बोल ये क्या करता है, ये लिस्ट डाउन करता है शेयर प्राइस को ओवर अ पीरियड ऑफ सम एक्स नंबर ऑफ डेज। फिर ये देखता है ये स्टॉक एक डायरेक्शन में कितना भागा है, कितना रन किया है एक डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं रन टेस्ट। रन टेस्ट क्यों बोलते हैं, व्हेन हाउ मेनी रन्स हैज इट हैड।
इसलिए इसको रन टेस्ट बोलते हैं। एक डायरेक्शन में कितना भागा है। देखिए एग्जांपल। ठीक है, ये फॉर्मूलाज तो जो है वो है ही। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन्स कितने हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ रन्स कितने होने चाहिए एंड वेदर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करेंगे हम। ठीक है, ये आपका हो गया म्यू प्लस माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। टी आपको कहां से आएगा, टी आपको जो आएगा एक टी टेबल होती है। ठीक है, टी टेबल आपका कुछ नहीं बताता है बट आपकी बेसिकली प्रोबेबिलिटीज बताता है। ये हम एक और चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक कर चुके दैट, जिसमें मैंने आपको पूरा टी टेबल समझाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी से यूज होता है। हम देखेंगे अगर हमारे एक्सपेक्टेड रन्स ये कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाई करते हैं या नहीं करते। देखो आप देखो प्लस माइनस दोनों है। दैट मींस एक अपर रेंज होगी एक लोअर रेंज होगी, और अगर अपने एक्सपेक्टेड रन्स वो इंटरवल में लाई करते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा। तो ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पूरा एग्जाम्पल आ गया है। तो इन्होंने हमें जो दिया है, इन्होंने हमें नंबर ऑफ डेज दिया और उन्होंने हमें सेंसेक्स दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इसमें रन्स कितने हो रहे हैं। तो इन्होंने हमें दिया कि डे 1 को 28,000 था, डे 2 को 2700 था, डे 3 को 27,900, और ऐसे ऐसे इन्होंने दे दिया। अपने को देखना है कि एक डायरेक्शन में कितना भागा है। तो ठीक है, 28,000 से 2700 माइनस हुआ, हमने इसको माइनस लिख दिया। फिर 27,000 से 2,700 से ये गया है 2,795। बड़ा है या कम हुआ है, बड़ा है, तो अब ये बढ़ गया है। तो देखो साइन चेंज हो गया। 2795 से 2830 गया, बोलो बड़ा हुआ या कम हुआ, बढ़ गया। तो हमने वापस प्लस कर दिया। फिर क्या हुआ, 2760 चला गया, बेसिकली गिर गया, तो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, ऐसे करके हमने अपने सारे साइंस लिख दिए। हमने जब अपने एक बार सारे साइंस लिख दिए, अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई ये कितनी बार मुड़ा है। हम जब तक वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे दिस इज नथिंग बट बेसिकली वन रन। ये एक ही डायरेक्शन में दौड़ा है। ठीक है, द मोमेंट ये साइन चेंज होता है हम बोलते हैं कि भाई नाउ दिस इज अ न्यू रन, क्योंकि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रन्स। तो हम कर रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ रन्स। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली कितनी बार ये साइन चेंज हुआ है। तो आपको जो आर है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम द साइन डज नॉट मैच विद द रो अबव। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज इट इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रन्स। तो हम इसको देख रहे हैं कि भाई जितनी बार भी ऊपर वाले रो से मैच नहीं करेगा हम उसको एक काउंट करेंगे। तो देखो जो भी है मैंने रेड में मार्क किया है, उधर सब में देखो अपना साइन चेंज हुआ है, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है। तो ये अपने साइन चेंज हुए, देखो कितनी बार ये साइन चेंज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपनी आर की जो वैल्यू है दैट इज योर 8। नेक्स्ट क्या है, N1 एंड N2। देखो N1 एंड N2 अपने को ऊपर वाले फॉर्मूलाज में चाहिए, अगर आपको याद है। ठीक है, इधर अपने को N1 N2 N1 N2 पूरा N1 N2 पर ही है, तो अपने को N1 कैलकुलेट करना है, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, एंड N2 है आपका नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस। ठीक है। अच्छा सर, डज इट मैटर कि मैं N1 पॉजिटिव बोलूं या N1 नेगेटिव बोलूं? नहीं, नहीं फर्क पड़ता, कोई वो नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हो। हम ले रहे हैं N1 इज पॉजिटिव, N2 इज योर नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस कितने। देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और होना चाहिए नीचे, यस, और ये 11। तो आपका ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन हो गए, और आप बाकी आपके नेगेटिव 8 हो गए। और एक में तो आपका कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, तो इनका देखो आप सम 19 है, प्लस आपका 1 है जिसका कोई वो नहीं है, तो टोटल अपने 20 हो गए। बस अपने काउंटिंग चेक कर ली। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं म्यू। म्यू बेसिकली दैट इज नथिंग बट योर मीन, योर एवरेज। तो हम इसका फॉर्मूला क्या है, 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 × 11 × 8 अपॉन 11 + 8 और +1 है। ठीक है, तो इसका जो आपका वैल्यू आया ये है 10.26। बेसिकली दिस इज योर एवरेज। आप इसको एवरेज बोलो या मीन बोलो, दैट इज 10.26। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का देखो ये फॉर्मूला है 2n1 n2 अपॉन, सॉरी, 2n1 n2 इंटू 2n1 n2 इंटू 2n1 n2 -n1 - n2 अपॉन n1 + n2 होल स्क्वायर n1 + n2 - 1। ये अपना फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए। कुछ नहीं किया हमने, उसमें वैल्यूज डाल दी और हमने कैलकुलेट किया कि देखो 2.06
2.06 स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट मीन्स कि ये जितना हिलता है, जितना वेरिएशन है, दैट इज ओनली 2.06. 2.06 फ्रॉम व्हाट? इट इज 2.06 फ्रॉम द मीन, दैट इज 10.26 से ये 2.06 ऊपर नीचे हिलता है. तो हम इसको जो कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं एट 5% कॉन्फिडेंस लेवल एंड एट 10% कॉन्फिडेंस लेवल. सर ये कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल, देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप जितना इसमें कम करोगे उतना है कि एट हाउ मच कॉन्फिडेंस, मतलब एट व्हाट, हाउ मेनी परसेंटेजेस डू यू थिंक योर हाइपोथेसिस विल बी रॉन्ग. तो आपका जो 5% कॉन्फिडेंस लेवल है, दैट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस दैट अ 10% कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारी हाइपोथेसिस गलत होगी. तो अगर ये 1% होता, दैट मीन अपने को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आंसर चाहिए. ठीक है, तो ये 5% एंड 10% कॉन्फिडेंस लेवल है, और इसकी जो वैल्यू है, ये जो मैंने कैलकुलेट की 2.101 और ये 1.734, ये आपकी जो होती है टी टेबल से होती है. ठीक है, ये अपने आई थिंक पोर्टफोलियो वाले चैप्टर में मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि टी टेबल में से ये कैलकुलेट कैसे करते हैं. अभी के लिए आप मान लो कि आपको ये वैल्यू पता है, दैट इज 2.101 एंड 1.734. ठीक है, आप देखो अपना 5% में टी वैल्यू भी ज्यादा है. तो आपका हमने कैलकुलेट किया, आपका जो म्यू है दैट इज योर मीन, दैट इज 10.26, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज 2.06. ठीक है, अब हम कैलकुलेट करें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. बेसिकली 5% में क्या रेंज और 10% में क्या रेंज है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया लोअर लिमिट. लोअर लिमिट में हम देखो माइनस साइन ले रहे हैं, और अपर लिमिट में हम प्लस साइन ले रहे हैं, जो हमने म्यू प्लस माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन किया था. ठीक है, तो लोअर वाले में माइनस ले लिया, अपर वाले में प्लस ले लिया. यही हमने बस इसमें कैलकुलेट कर लिया कि भाई 5% में लोअर लिमिट इज 5.9 एंड अपर लिमिट इज 14.5, एंड 10% में इट इज 6.6 एंड 13.38. ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या करना है कि अपना जो आर है, हमने आर कैलकुलेट किया था ना, ये जो दैट इज योर नंबर ऑफ रन्स. अपने को देखना है वेदर द नंबर ऑफ रन्स लाइज विद इन दिस रेंज और नॉट. तो अपनी जो रेंज है, फर्स्ट रेंज है, दैट इज बिटवीन 5.9 एंड 14.5. क्या हमारा आर उसके बीच में आता है? आंसर इज यस, 8 लाइज बिटवीन बोथ ऑफ दिस, एंड 10% वाले में भी आर लाइज बिटवीन बोथ ऑफ दिस, करेक्ट. तो दोनों में हमारे रेंज में लाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ सर? So, since R lies between the lower and upper limit of both the confidence level, the market exhibits weak form of efficiency. ये आपको लिखना है. ठीक है, मार्केट जो है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी करते हैं, क्योंकि आर हमारे ये लिमिट के अंदर आ रहा है. दिस वैलिडेट्स द प्रूफ दैट पास्ट प्राइसेस डू नॉट हैव प्रिडिक्टिव पावर ओवर फ्यूचर प्राइसेस. बेसिकली आप आपको देखो, समझना नहीं है तो आप एक चीज बस नोटिस कर लो. अपनी एक लोअर रेंज आई एट सम कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है, एक अपनी आएगी अपर रेंज. अगर अपना जो आर है ये रेंज के बीच में लाई करता है, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि देर इज वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी. ठीक है, एक ये बोलना है, एंड सेकंड बोलना है कि देर इज नो ट्रेंड. बेसिकली चलेगा. तो दिस वैलिडेट्स द प्रूफ दैट पास्ट प्राइसेस डू नॉट हैव प्रेडिक्टिव पावर ओवर द फ्यूचर प्राइसेस. अगर, अच्छा सर, अगर अपना आर इसमें नहीं लाई कर रहा होता, मान लो अपनी जो ये रेंज आई है 5, और अपना जो आर होता, अपना आर होता एक्चुअली 4, तो या अगर 4 होता, ये अपनी मान लो आर होता 16, बेसिकली रेंज के बाहर होता, तो क्या बोलते सर? हम बोलते कि द मार्केट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, एंड देयरफॉर वी this invalidates the proof that past prices do not have predictive power over the future price. आपको उल्टा नहीं बोलना है कि हाँ therefore past price have predictive. आपको बस बोलना है कि हमारा जो assumption था कि past price have an effect on your future prices, आपको बस बोलना है कि that is incorrect. आपको ये नहीं बोलना है कि है, आपको बस बोलना है कि ये assumption गलत है. मैंने आपको स्टार्ट ये चैप्टर कैसे किया था कि, चैप्टर क्या बोल रहे, ये टॉपिक कैसे किया था कि इट इज बेस्ड ऑन एन assumption. तो हमारा इसमें जो अजम्पशन रहता है, हमारा इसमें अजम्पशन रहता है कि ये पास्ट प्राइसेस हैव इफेक्ट ऑन फ्यूचर प्राइसेस. तो हम बस ये अजम्पशन को करेक्ट या तो रॉन्ग बोलेंगे. ठीक है, तो ये केस में हमने बोला है कि ये जो हमारा अजम्पशन है दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज पास्ट प्राइस इन दिस केस डज नॉट हैव
प्रिडिक्टिव पावर ओवर द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, इसी से अपना ये चैप्टर खत्म होता है और अपन मिलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज योर, कहाँ गया, दैट इज योर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। चलो, बाय बाय।